अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोमेटाइजेशन विच इज अ कॉमन मैनिफेस्टेशन फॉर द सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर को पढ़ने से पहले हमें ज़रूर जानना चाहिए कि व्हाट इज सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन क्या होता है, क्योंकि अगर हम सोमेटाइजेशन को नहीं समझते तो हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर हमारा समझ में नहीं आता। तो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम सोमेटाइजेशन, फिर सोमेटाइजेशन कौन सी मैकेनिज्म पे काम करता है और फिर कौन सी फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड सोमेटाइजेशन। एट द एंड इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्लिनिकल क्यूज, आपने किस तरह जानना है कि द पर्सन इज सफरिंग विद द सोमेटाइजेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सोमेटाइजेशन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोमेटाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर के टाइप्स है, फिर जो है ना मेलिंगरिंग सिंड्रोम है, फिर जो है ना फिक्टिशियस सिंड्रोम है। तो ये सारी फिर नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। अच्छा, तो व्हाट इज सोमेटाइजेशन, जब ब्रीफली हम पढ़ते हैं ना, तो ब्रीफली जैसे कि नेम से पता है कि सोमेटिक, सोमा मीन बॉडी, या सोमेटिक जिसमें सोमेटिक सिम्टम डेवलप हो रही हो, जिसमें फिजिकल सिम्टम डेवलप हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं सोमेटाइजेशन। तो एक्सप्रेशन आप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्ट्रेस एज फिजिकल सिम्टम्स। आपकी जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है या आपका इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, आप एंजाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो, और उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई और चारा नहीं होता, आप वर्बली उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करती, और जब आप उस चीज को फिजिकली एक्सप्रेस करते हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हेडेक हो गया, आपका स्टमक है, या आप जो है ना स्टमक आपको स्टमक एक आपको हो रहा है स्टमक, और या जो है ना व्हेन फीलिंग स्ट्रेस एंड एनेक्शियस, जब आप एनेक्शियस एंजाइटी में हो, जब आप स्ट्रेस में हो और आपको जो है ना स्टमक पेन फील हो रहा है या आपको जो है ना हेडेक हो रहा है, तो ये क्या है ये क्या है, ये असल में फिजिकल सिम्टम्स है। ये जो हेडेक है या स्टमक पेन है या कोई और सिम्टम्स है, और आपको जैसे कि आस्मा हो गया या मिग्रेन हो गया, जो स्ट्रेस के साथ और भी वर्सन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोमेटाइजेशन, या द फिजिकल सिम्टम्स अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस्ड और एंजाइटी। ओके, अब ये जो सोमेटाइजेशन है इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, बट ये जो है ना, ये क्या होता है, ये सिम्टम्स ऑफ अदर मेंटल इलनेसेस होते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, जैसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया। तो ये इनका क्या होता है, ये इनका सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम है बेसिकली, ये डिजीज या डिसऑर्डर नहीं है। कैन बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग इमोशनल डिस्ट्रेस, और ये हो सकता है कि आपकी कोई इमोशनल डिस्ट्रेस हो अंडरलाइंग, जो आपके बदन में वो छुपी हुई हो, वो कभी एक्सप्रेस नहीं हो। जैसे कि अगर आपको कोई गम है, ऐसा गम है जो आप वर्बली एक्सप्रेस नहीं करती, सोसाइटी की वजह से या सोसाइटी के नाम की वजह से आप उसको एक्सप्रेस नहीं करती, तो फिर वो फिजिकली एक्सप्रेस होता है। जैसे कि ट्रॉमा हो गया, या कोई अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज हो गया, बचपन में किसी ने जो है ना अब्यूज किया है आपकी, या आपकी बड़ी उम्र में किसी ने आपकी डिसरेस्पेक्ट की है, तो उसको आप वर्बली एक्सप्रेस नहीं करती, तो फिर वो किस तरह आप एक्सप्रेस करते हो, विद हेडेक आप एक्सप्रेस करते हो, या स्टमक पेन आप एक्सप्रेस करते हो, या विद आस्मा मिग्रेन आप जो है ना उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हो। दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर ऑल सोमेटाइजेशन। ओके, अच्छा बाद में हम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से फिर समझ आ जाएगा कि सोमेटाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। अच्छा, कुड द पेशेंट बी सफरिंग विद अ साइकोसोमेटिक इलनेस। तो साइकोसोमेटिक इलनेस वही की वही बात कि इसमें आपकी साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होते हैं वो सोमेटिक में अपीयर होते हैं। कौन सी आपकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, आपका डिस्ट्रेस है, आपको डिजीज डिप्रेशन है, और वो जो है ना आपकी सोमेटिक सिम्टम्स में या सोमेटिक सिम्टम्स के थ्रू जो है ना या फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू अपीयर हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स। अब सोमेटाइजेशन इज वन ऑफ द manifestation or one of the symptoms of psychosomatic illness। तो सोमेटाइजेशन फिजिकल कंप्लेंट्स आर इम्पियरमेंट, इसमें क्या होता है, इसमें आपको फिजिकल कंप्लेंट्स आते हैं या फिजिकल इम्पियरमेंट्स आते हैं। जैसे कि मैंने कहा हेडेक इज वन ऑफ द फिजिकल कंप्लेंट, स्टमक पेन इज वन ऑफ द फिजिकल कंप्लेंट, आस्मा मिग्रेन हो गया, तो ये सारी की फिजिकल कंप्लेंट है। इस तरह फटीग हो गया, तो ये फिजिकल कंप्लेंट है विदाउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। अब ये जो सोमेटाइजेशन है इसका कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं होता, मतलब ये कि इसमें आपकी बॉडी के कोई फंक्शन या कोई ऑर्गन जो है ना वो डैमेज नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ आपके बॉडी का जो पाथवे है उस पाथवे में डिस्ट्रप्शन आ जाए, न कि आपके ऑर्गेनिक चेंजेस आपके बॉडी में आते हैं। ओके, दैट आर ग्रासली एन एक्सेस ऑफ व्हाट
वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल फाइंडिंग। अब ये ऐसा है कि सोमेटाइजेशन का जो टेक्निक है ये नॉर्मली होता है, लेकिन जब ये एक्सेस में चला जाए, जब ऐसी कंडीशन में चला जाए कि आपको अस्पताल तक लेके जाए और आप जो है ना इसको आपके डेली फंक्शंस को, आपकी एडियल्स को, एक्टिविटी, आप डेली लिविंग को जो है ना वो क्या करे, वो मुतासिर करे, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सोमेटाइजेशन या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, फिर उसको हम कहते हैं। ओके, अच्छा, फिर जो है ना हम सोमेटाइजिंग पेशेंट्स, तो सोमेटाइजिंग पेशेंट को कौन कौन सी वो होते हैं, और अनेबल टू यूज इमोशनल लैंग्वेज टू डिस्क्राइब देयर डिस्ट्रेस। अब ये सोमेटाइजिंग पेशेंट क्यों सोमेटाइज बन जाते हैं, तो मेन वजह इसका ये होता है कि वो अपने डिस्ट्रेस को इमोशनल लैंग्वेज या वर्बली जो है ना उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब वो वर्बली एक्सप्रेस नहीं करती, डिफरेंट रीजन की वजह से, कि फैमिली रिस्ट्रिक्शन की वजह से या सोशल नॉर्म्स की वजह से या कोई और वजह की से, जो अपने इमोशंस को अपने अंदर छुपा के रखते हैं, तो फिर उसकी वो इमोशंस उसके फिजिकल सिम्टम में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। एक्सप्रेस देयर साइकोलॉजिकल इलनेस और सोशल डिस्ट्रेस विद सोमेटिक सिम्टम, तो वही की वही बात कि उसकी जो साइकोलॉजिकल इलनेस होता है या उसका जो सोशल डिस्ट्रेस होता है, माशरे की, सोसाइटी की तरफ से उस पर जो जोर लग रहा है, जो डिप्रेशन उस पर होता है, तो फिर क्या होता है, वो सोमेटिक सिम्टम्स या फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सोमेटाइजेशन इज एन इंटायरली अनकॉन्शियस प्रोसेस, और ये सोमेटाइजेशन क्या है, इंटायरली अनकॉन्शियस है। तो जैसा कि मैंने आपको सोमेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपके जो इमोशनल डिस्ट्रेस होते हैं या आपके जो फिजिकल सिम्टम्स, तो ये इमोशनल डिस्ट्रेस फिजिकल सिम्टम में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आपकी फॉर एग्जांपल आपको एंजाइटी है, आपको डिप्रेशन है, तो किस तरह वो हेडेक में या स्टमक पेन में वो कन्वर्ट होती है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आपको इमोशनल डिस्ट्रेस आ जाए तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट होता है, वो अपना काम इंक्रीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो आपकी बॉडी से एड्रेनलिन और कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब ये हार्मोन रिलीज शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको जो है ना हेडेक आते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, आपको स्टमक पेन होना शुरू हो जाते हैं, आपको चेस्ट पेन और इस तरह की कॉम्प्लिकेशन फिर आपकी बॉडी में शुरू होती है। ओके, अब ये अनकॉन्शियस क्यों है, क्योंकि इंसान को द पर्सन इज अनअवेयर दैट देयर शो दीज सिम्पटम्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस, क्योंकि इंसान को इसमें पता नहीं होता कि मुझे ये हेडेक है तो ये हेडेक मेरी डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह, या मुझे स्टमक है, ये स्टमक पेन है तो वो मुझे हेडेक, वो मुझे एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से। तो इस तरह के लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बाद में जब वो मल्टीपल डायग्नोसिस करे तो हो सकता है कि उसको पता लग जाए कि मेरी एंजाइटी की वजह से ये चीज़ जो है ना ये वर्सन हो रहा है। ओके, अच्छा, सोमेटाइजेशन इज साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व। अब साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स या जो मैंने आपको कहा कि जो फिजिकल कंप्लेंट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल एफेक्ट्स फिजिकल कंप्लेंट में चेंज होते हैं, तो वो फिजिकल कंप्लेंट्स कौन कौन सी होते हैं। इसमें सबसे पहले क्रॉनिक पेन होता है, क्योंकि पेन जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत से लोग, ये बाद में हम पढ़ेंगे सोमेटाइजेशन के टाइप्स में कि फिर कौन सी सोमेटाइजेशन जो है ना रियल होते हैं, कौन से जो है ना फेक होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर ये सोमेटाइजेशन क्रॉनिक पेन इसमें एक होता है, क्योंकि पेन एक ऐसा वो है कि सब्जेक्टिव फीलिंग है कि इसमें इंसान को पता नहीं होता कि मुझे ये पेन है। तो बात तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान को पैथोलॉजिकल कंडीशन जब आ गई या डैमेज आ गया तो उससे इंसान को पता चलता है कि ये पेन मुझे उस वजह से है। लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी आ रही होती है जिसमें मेडिकली जो है ना उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मेडिकली उस चीज़ को डायग्नोज नहीं किया जाता, मेडिकली उसको वेल करार दिया जाता है, लेकिन फिर भी उस शख्स को क्या होता है, पेन होता है। तो वो क्या होता है, वो सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। प्रॉब्लम में डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है, सोमेटाइजेशन में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टमक पेन आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से, या जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिजीनेस आ जाता है, फटीग आता है, वीकनेसेस आ जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स सोमेटाइजेशन से। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाते हैं, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेगुलर पीरियड्स। तो ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स, साथ में नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम या मल्टीपल और भी सिम्टम्स जो है ना वो अपीयर होते हैं ये एज अ सोमेटिक सिम्टम्स या एज अ फिजिकल सिम्टम्स विद इन सोमेटाइजेशन। ओके, फिर इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर टिपिकल अनसेट बिफोर द एज ऑफ 30, ज़्यादातर ये जो है ना बिफोर द एज ऑफ 30 लोगों को सोमेटाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि इस एज में लोगों की ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होती है, लेकिन ज़्यादातर ब्रेन फुली डेवलप नहीं होता। तो इसी वजह से जो है ना सोमेटिक सिम्टम जो है ना इसकी कोपिंग मैकेनिज्म लोगों के साथ नहीं होता। साथ में स्ट्रेसर बहुत ज़्यादा होते हैं इस एज में, लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, सीवियर चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बाहर सोसाइटी में एक्सपोजर
बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और साथ में जो है ना लैक ऑफ कोपिंग स्किल्स, इन बच्चों के साथ जो है ना या इन अप टू एज ऑफ 30 ये लोग ऐसे होते हैं कि इनकी एक्सपीरियंसेस ज़्यादा नहीं होती, इनके पास कोपिंग स्किल्स ज़्यादा नहीं होती, अच्छी और बेहतर कोपिंग स्किल्स नहीं होती। तो इसी वजह से जो है ना इन लोगों को ज़्यादातर सोमेटाइजेशन लग सकती है। हायर प्रेवलेंस फॉर वुमेन देन मेन, और वुमेन में जो है ना ज़्यादा प्रेवलेंस है इसकी मेन की। तो यही की वजह है कि वुमेन जो है ना ये थोड़ा सा सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ में जो है ना ये स्ट्रेसर को बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो सकती स्ट्रेसर को, साथ में इसके लाइफ चेंजेस, उसके बॉडी में जो है ना चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी की वजह से जो है ना इसमें कुकिंग स्किल्स कम होते हैं, तो वुमेन में बहुत ज़्यादा होता है सोमेटाइजेशन एज कम्पेयर टू मैन। ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ सोमेटाइजेशन क्या है, सोमेटाइजेशन आता किस तरह है। Somatization may be understood from four theoretical perspectives: neurobiological, psychodynamic, behavioral and socio-cultural। अच्छा, अब आए कि हम डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी थ्योरी में कौन कौन सी वजूहात की बिना पे सोमेटाइजेशन आता है। सबसे पहले न्यूरोबायोलॉजिकल। न्यूरोबायोलॉजिकल में क्या होता है कि आपकी नर्व्स है, आपके नर्व्स और आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें आपका ब्रेन फंक्शन जो है ना वो एबनॉर्मल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमिगडेला है तो एमिगडेला को जो है थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइटी, हैप्पीनेस और इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब एमिगडेला अपना फंक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी तो इसकी वजह से एंजाइटी बढ़ जाता है, इसकी वजह से फिर सोमैटिक कंप्लेंट्स जो है ना वो शुरू होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा रूल करता है, तो इसकी नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए। लेकिन इधर जब फंक्शन एबनॉर्मल हो जाए तो इसका लेवल कम होता है, इसमें के फंक्शन में डिक्रीज आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो इसी की वजह से जो है ना फिर क्या होता है, तो ये क्या है, ये न्यूरोबायोलॉजिकल है। सोमेटाइजेशन रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव और डिविशन न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी एंड इमोशनल। तो इसमें क्या होता है, इसमें सोमेटाइजेशन फ्रॉम डिफेक्टिव और डिफिशिएंट, या तो वो बायोलॉजिकल पाथवे डिफेक्टिव हो जाता है, खराब हो जाता है, या उसके काम जो है ना वो स्लो होते हैं, इसकी वजह से आपको न्यूरोबायोलॉजिकल सोमेटाइजेशन लगता है। ओके, फिर साइकोडायनामिक में सिंपली क्या होता है, सोमेटाइज साइकोलॉजिकल सेंसेशन आकर एज एक्सप्रेशन ऑफ अंडरलाइंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो साइकोडायनामिक में क्या होता है कि साइकोडायनामिक में आपकी जो अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं या आपकी बॉडी में जो अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो डिस्प्यूट जो है ना एज फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। ओके, सोमेटाइजेशन एनेबल पेशेंट टू मीट लेटेंट नीड्स फॉर नर्चरिंग एंड सपोर्ट। अब इसका एक बेनिफिट है साइकोडायनामिक सोमेटाइजेशन का कि ये जो इंसान के अंदर अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स से जो है ना इंसान अवेयर नहीं होता और वो इंसान को अंदर से कहा जाते हैं। लेकिन ये जो साइकोडायनामिक सोमेटाइजेशन है, इसी के थ्रू वो अंदर के कॉम्प्लेक्स या वो अंदर का जो बड़ास होता है ना, वो फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू अपीयर होता है और आप इंसान को जो है ना उसकी नर्चरिंग और उसकी सपोर्ट में हेल्प देता है। ओके, इसी की वजह से इंसान की डेवलपमेंट शुरू होती है। अच्छा, फिर इसके साथ फिर थर्ड नंबर पे है बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ सोमेटाइजेशन, या जिसको कहते हैं BTS। अच्छा, सोमेटाइजेशन इज व्यूड एज बिहेवियर दैट इज ब्रॉट अबाउट एंड रीइंफोर्स्ड बाय अदर इन पेशेंट्स एनवायरनमेंट। अब ये थ्योरी ये से कहते हैं कि जो सोमेटाइजेशन है ये इंसान खुद बहाना बना के करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेडेक है या स्टमक पेन है, तो इसी की वजह से किसी को पता नहीं चलता कि वाकई रियलिटी में है या नहीं है। लेकिन ये जो ड्रामाबाज लोग होते हैं ना, तो अक्सर जाप के वक्त जो है ना वो कहते हैं मेरी पीठ में दर्द आ गया, इस तरह की बहाने वो ढूंढते। तो ये क्या है, बिहेवियरल थ्योरी ये कहता है कि सोमेटाइजेशन इज बिहेवियर दैट इज ब्रॉट अबाउट एंड रीइंफोर्स्ड बाय अदर इन पेशेंट एनवायरनमेंट। जो पेशेंट एनवायरनमेंट में जिस कुछ चीज़ को आप रीइंफोर्स करो तो उसी का असर जो है ना पेशेंट पे पड़ता है और वो पेशेंट भी इस तरह के फिर बिहेव करता है। और इसको कहते हैं इलनेस मेंटेनेंस सिस्टम। द पर्सन बिहेव्स ओवर इलनेस वर्सन इलनेस। तो ये होता है ना इलनेस मेंटेनेंस की, इसमें इंसान जो है ना वो इलनेस को मेंटेन रखना चाहता है। इसका मतलब ये कि उसको इलनेस ज़्यादा नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है ना उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि इधर ये जो सोमेटाइजेशन होता है ना, ये एक वेशियस साइकिल बनाते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल आपको जो है ना क्या हो गया, हेडेक है। अब हेडेक इतना नहीं है, लेकिन आपने उस पर फोकस बहुत ज़्यादा शुरू किया। आपको जो है ना फॉर एग्जांपल 10 मिनट के हेडेक आते हैं, आपने मुकम्मल तौर पे उस पर फोकस शुरू किया कि अभी शुरू हो गया, अभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो फिर आपका हेडेक प्रोलॉन्ग होता है और वो हेडेक फिर आप एनेक्शियस बन जाते हैं। उस हेडेक के लिए आप एंजाइटी में चले जाते हैं। फिर जो है ना आप क्या करते हो, आप अवॉइड एक्टिविटी, उसी हेडेक की वजह से आप एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हो। आप बाहर गेम खेल कूद वगैरह ये चीज़ें जो है ना आप अवॉइड करते हो। क्योंकि आप कहते हो कि मेरा ये जो हेडेक है, ये हेडेक क्या होते हैं, क्या हो जाए, ये जो है ना ये
ख़त्म हो जाए। और फिर मेडिकल अवॉइड एक्टिविटी के बाद जो है ना फिर आप मेडिकल अटेंशन लेते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, नर्सेज के पास जाते हो, और डिफरेंट क्लिनिक्स में जाते हो, मेडिकेशन लेते हो, ताकि ये जो सिम्टम्स है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसी की वजह से जब आप इतना फोकस करते हो और असल में जब आप मेडिकल अटेंशन लेते हो और आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप मुकम्मल फिट होते हो, तो इसी की वजह से आपका इलनेस जो है ना उसकी बढ़ने के और भी चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी उस कंडीशन को इतना सीरियसली ले लिया कि वो जो कंडीशन थी उससे और कंडीशन जो है ना वो क्या होते हैं, वो वर्सन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो एक विशियस साइकिल बनाते हैं बिहेवियर थेरेपी कि आप किस तरह बिहेव करते हो उसी तरह जो है ना आपको सिम्टम्स होगी। फिजिकल सिम्टम्स एज फॉर द पर्पस टू गेन अटेंशन। आप बिहेवियरल थेरेपी क्या कहते हैं कि आप जिस पर्पस के लिए करते हो। बिहेवियरल थेरेपी में ज़्यादा ये है कि सोमेटाइजेशन लोग जो है ना नखरों के लिए, ड्रामा के लिए करते हैं कि ताकि वो लोगों की अटेंशन गेन करे, या वर्क या स्कूल से वो क्या करे, एक्सक्यूज़ करे, छुट्टी ले ली। तो इसी की वजह से जो है ना लोग क्या करते हैं, वो करते हैं सोमेटाइजेशन का ये वाला अपनाते हैं। साथ में ये जो है ना ये एक बेहतर तरीक़ा है बायोलॉजिकल बिहेवियरल थेरेपी थ्योरी ऑफ सोमेटाइजेशन की। इसमें क्या होता है, इसमें इमोशनल डिस्ट्रेस जो है ना वो क्या होता है, वो रिलीफ होता है। इमोशनल डिस्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी लोग जो है ना वो क्या करते हैं, सोमेटाइजेशन करते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ सोमेटाइजेशन में फिर थर्ड नंबर पे है सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल ये होता है कि आपकी सोशल नॉर्म्स कंसर्निंग इमोशन, आपकी जो सोशल नॉर्म है आपकी सोसाइटी में कुछ चीज़ें, या फैमिली में जो है ना, या हस्बैंड वाइफ के दरमियान कुछ ऐसी बातें होती है कि वो उसको शेयर नहीं करते, अपने अंदर छुपा के रखते हैं, और फिर जो है ना वो एक गुब्बारा सा बन जाता है, एक बड़ास सा बन जाता है, और फिर जो है ना वो फट के आपको फिजिकल सिम्टम्स की वजह से अपीयर होते हैं। When culture does not allow direct communication of emotional contact, one means available to express emotion is through physical। ये कि जब आपको कल्चर अलाउ नहीं करता आपको अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए, तो फिर क्या होता है, फिर एक ही रास्ता बचता है, और वो क्या है, वो है फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू उसको अपीयर करो। ओके, सोमेटाइजेशन सर्व्स टू नोटिफाई अदर्स ऑफ इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन एन एक्सेप्टेबल और नॉन स्टिग्मेटाइज्ड मैनर। तो अब सोमेटाइजेशन इसी वजह से भी ये एक अहम है कि इसमें जो आपकी कल्चरल या आप पे जो कैद बंद होता है, आप पे जो डिस्ट्रेस होता है, तो उस डिस्ट्रेस को जो है ना आप एक ऐसी तरीके से आप जो है ना उसको जाहिर करते हो कि वो तो एक्सेप्टेबल भी होता है सोसाइटी को और नॉन स्टिग्मेटाइज भी होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना घर में आपको कोई गुस्सा हो गया या इस तरह की कुछ अवर आपके साथ हो गया, तो आप क्या करते हो, आप अपनी यूज़ करते हो, पीठ पे दर्द करते हो अटेंशन लेने के लिए। ओके, या आपको जो है ना कोई चीज़ आपकी सोसाइटी आपको जो है ना वो अलाउ नहीं करती, तो आप फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू उस चीज़ को जो है ना जब अफेयर करना शुरू करते हो तो लोग एम्पैथेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो आप अपनी बात मनवा लेते हो बगैर किसी जिल्लत रसवाई की, और लोग एक्सेप्ट भी करते हैं फिर। ओके, अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटाइजेशन में फिर ये तो हो गई 4 थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटाइजेशन हो गई। इसके बाद जो है ना फिर हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर स्टोमेटाइजेशन। स्टोमेटाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन सी है? तो सबसे पहले चाइल्ड एब्यूज़ है। चाइल्ड एब्यूज़ ऐसा है कि ये इस तरह कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है कि जब बच्चा जो है ना वो छोटा होता है, उस या नौजवान भी हो, बड़ी उम्र की भी हो, तो जब उसके साथ एब्यूज़ होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है उसके साथ, तो डिसरेस्पेक्ट तो उधर उसी वक्त जो है ना इमोशनल बेसिकली या इमोशनली जो है ना वो अपीयर नहीं करती, लेकिन वो उस शख्स के अंदर एक गोला सा बनता है, और फिर ये गोला जो है ना ज़्यादा हो के जो है ना ये फट के फिर जो है फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होती है। इससे साथ में एक्यूट स्ट्रेस है, तो एक्यूट स्ट्रेस की वजह से भी जो है ना इंसान सोमेटाइजेशन में चलता है। इंसान को डिफरेंट बॉडी कंप्लेंट जैसे कि हेडेक तो मोस्टली बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। सोसाइटल रूल्स, आपकी सोसाइटी में जो नाम्स है, जो रूल्स है, उसी जो है ना आपको किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता, आपको उसी की वजह से जो है ना आप डिस्ट्रेस पे चले जाते हो, और फिर वो जो है ना आपको वो फिजिकल सिम्टम में अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। साथ में लर्न बिहेवियर्स, आप जो है ना दूसरे लोगों से सीखते हैं कि आपको जब आप इस तरह के ड्रामा करो तो आपको इतने लोग जो है ना अटेंशन देंगे आपकी बातों को। तो ये क्या है, लर्न बिहेवियर के थ्रू जो है ना सोमेटाइजेशन प्रमोट होता है। फिर क्या होता है, सेकेंडरी गेन के लिए बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी गेन, प्राइमरी गेन, टर्शरी गेन। लेकिन सेकेंडरी गेन ये होता है कि आप जो है ना स्कूल से छुट्टी लेने के लिए आप ये बहाना ढूंढते हो कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पाँव जो है ना वो चल नहीं सकती, मेरे जोड़ों में दर्द है, या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या जॉब से आप छुट्टी लेते हो। अच्छा, कल्चरल फैक्टर्स, आपकी कल्चरल फैक्टर्स भी उस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने उधर सोसाइटल रूल में पढ़ा कि आपकी कल्चर के जो नाम्स हैं, जो रिवायात हैं, वो भी इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। हिस्टीरियानिक पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं ये सोमेटाइजेशन, क्योंकि हिस्टीरियानिक पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होता है जो हर एक चीज़ को
और अपने आप को जो है सेंटर ऑफ अटेंशन समझते हैं कि लोग मुझे जो है ना तवज्जो दें, लोग मेरी बात को समझ लें। और लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इमोशनल होता है, साथ में थेट्रिकल भी होता है। थेट्रिकल का मतलब ड्रामाबाज होता है कि लोग जो है ना मेरे साथ जो है ना बात करें और उसी के लिए वो बहुत ज़्यादा बहाने करते हैं। ओके, फिर जो है ना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। नार्सिसिस्टिक मेंटेन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, नीड फॉर एडमायरेशन। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से मतलब इसमें सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता है, ये जो है ना सेंस ऑफ सुपीरियरिटी इसमें होता है, और साथ में ये अपने आप को एडमायर करना शोर करता है। तो ये इस पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में। फिर बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी वो पर्सन जिसमें अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, जिसमें सेल्फ इमेज जो है ना वो डिस्ट्रक्ट होता है। और तो ये वाली इसी बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी में भी ये सोमेटाइजेशन बहुत ज़्यादा आम है। ओके, अच्छा, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटाइजेशन। सिग्निफिकेंस या जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन के कौन कौन से मैनिफेस्टेशन है, किस तरह आप डायग्नोज करोगे कि इस बंदे को जो है ना सोमेटाइजेशन सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी केयर फिजिशियन एनकाउंटर परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट्स। परप्लेक्सिंग सोमेटिक कंप्लेंट्स क्या होते हैं? सिम्टम्स दैट आर इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, मेडिकल, हेडेक, पेन, फटीग, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस। तो परप्लेक्सिंग सोमेटिक सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो मेडिकली इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, मतलब मेडिकल में उसी के हवाले से कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ नहीं है। तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं? वो प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है ना उसको मालूम करते हैं, और इसके थ्रू वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो परप्लेक्सिंग सोमेटिक सिम्टम्स है, तो ये क्या होते हैं 40% ऑफ देयर पेशेंट जो है ना वो जो सोमेटाइज पेशेंट होते हैं तो उसको 40% जो है ना वो उसको परप्लेक्सिंग सोमेटिक सिम्टम्स होते हैं। साथ में मेनी ऑफ दीज पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी। बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें क्या होता है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी की शिकार होते हैं इस पेशेंट में, विच आर कॉमन प्रॉब्लम सीन इन द प्राइमरी केयर सेटिंग। और ये बहुत ज़्यादा प्राइमरी केयर सेटिंग में जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिखता है तो इसकी हाँ कितनी डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट है, फिर उसमें जो है ना परप्लेक्सिंग सोमेटिक सिम्टम्स वाले कितनी पेशेंट्स हैं, तो ये सारे जो है ना आप फिर कर सकते हो। तो ये क्या है? कॉमन मैनिफेस्टेशन फॉर सोमेटाइजेशन है। फिर significant somatization या manifestation of somatization, many patients experiencing depression or anxiety visit their physicians with predominantly physical complaints। तो ये क्या होता है कि इस तरह की सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसको फील करते हैं, फिर डायरेक्टली जो है ना वो चले जाते हैं कहाँ पे? अपने फिजिकल कंप्लेंट्स को फिजिशियन के पास लेके जाते हैं। फिजिकल कंप्लेंट फटीग आ गया, डिजीनेस है, हेडेक है, एब्डोमिनल पेन है, एक्सट्रीमिटी पेन है। तो ये सारे क्या है? ये सिग्निफिकेंस ऑफ सोमेटाइजेशन है या मैनिफेस्टेशन ऑफ सोमेटाइजेशन। ट्रीट दैट आर एकम्पनीड बाय रिक्वेस्ट फॉर चेकअप्स। और ये जो है ना उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चेकअप करवा लें, लेकिन चेकअप के बाद जो है ना तभी भी उनको कोई किसी किस्म का कोई सोमेटिक सिम्टम वगैरह नहीं होते हैं। ओके, अभी इस सोमेटिक सिम्टम में ये वाले भी आते हैं कि सोमेटाइजेशन की सिम्टम्स है। ये कौन से सोमेटाइजेशन की सिम्टम्स है? इसमें वोमिटिंग आ गया, नाजिया आता है, एब्डोमिनल पेन आता है, ब्लीडिंग मतलब बिली जो है ना वो पुल हो जाता है पानी से वगैरह से, डायरिया है, पेन एंड लेग्स और आर्म है, बैक एक है, जॉइंट पेन है, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन है, हेडेक्स है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, पल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, डिजीनेस है, एमनीजिया, लॉस ऑफ मेमोरी है, और डिफिकल्टी सॉल्विंग, विजन चेंजेस, पैरालिसिस और मसल वीकनेस, और पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, इम्पोर्टेंस, पेनफुल और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स किस चीज़ के? ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है ना वो है सोमेटाइजेशन की, कि आपको ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं ड्यूरिंग द सोमेटाइजेशन। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना प्रेजेंटेशन ऑफ सोमेटाइजेशन। तो सोमेटाइजेशन किस तरह हम प्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम कहेंगे कि ये वाला पेशेंट सोमेटाइज है या नहीं है। Most somatizer patients are unaware of the psychological distress or emotional clients complaint that underlie their symptoms। तो बहुत ज़्यादा जो सोमेटाइजर होते हैं या जो सोमेटाइज पेशेंट होते हैं तो उनको उस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में इल्म नहीं होता, वो उस चीज़ को जानते नहीं है दैट अंडरलाइन दीज सिम्टम्स, जिसकी वजह से ये सिम्टम डेवलप होते हैं। Even when if there is perceived anxious or depressed feeling, they rarely understand or acknowledge a connection between these feeling and their physical symptoms। तो अब ये होता है कि उसको rarely ये symptoms उसको शो हो रहे हैं previous anxious or depressed feelings, और they rarely understand or acknowledge a connection between these feelings and तो ये होता है कि जब when if they perceive anxious or depressed feeling, जब ये जो है ना ये बंदा ये पेशेंट जो है ना ये एनेक्शियस या डिप्रेस फीलिंग जो है ना वो क्या करते परसीव करते हैं, दे रेयरली अंडरस्टैंड एक्नॉलेज।
कि वो जो है ना उसी सिम्टम्स को परसीव करने के साथ साथ ही वो जो है ना वो अंडरस्टैंड नहीं करती कि जो फिजिकल सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो ये कहाँ से अपीयर होते हैं। ओके, अच्छा, फिर जो है ना क्लिनिकल क्लूज टू सोमेटाइजेशन। आप सोमेटाइजेशन को क्लिनिकल हम किस तरह डायग्नोज करोगे, तो हाउ कैन फिजिशियन डिटेक्ट दिस फिनोमेना एंड कंपैटिबल विद एंड बी कंपैटिबल विद द डायग्नोसिस सोमेटाइजेशन। ओके, अच्छा, क्लिनिकल क्लूज में क्या कहते हैं, थिक चार्ट सिंड्रोम। थिक चार्ट सिंड्रोम क्या है, इसको सबसे पहले आप जान लें। Psychiatric patients have medical records of multiple hospitalization, tests, OPD visits, etc. ये कहते हैं कि थिक चार्ट सिंड्रोम, थिक का मतलब है बहुत ज़्यादा मोटा, चार्ट का मतलब ये है कि एक चार्ट या एक कापी वगैरह। तो थिक चार्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि जो साइकोट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह में जो है ना वो क्या होता है, वो चला जाता है और उनके साथ जो है ना हर एक पेशेंट की या हर एक डॉक्टर की उसके साथ चीट होता है। वो सारे, क्योंकि वो एक डॉक्टर के लिए चला जाता है, उनके से ट्रीटमेंट लेते हैं, एक दिन यूज़ करते हैं, फिर उसको जो है ना डिस्कार्ड करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। तो इस तरह की एक लेंथी रिकॉर्ड उसके साथ जो है ना वो क्या होता है, मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड, जिसको हम थिक चार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। मार्क चेंज इन यूटिलाइजेशन पैटर्न, आपका जो यूटिलाइजेशन पैटर्न उसका होता है ना वो उसको चेंज करता है। वेगी, कंफ्यूजिंग और बिजारी सिम्टम्स। वेगी होता है, ये पर्सन ज़्यादातर वेगी होता है या अनसर्टेन होता है अबाउट द थिंग्स। कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ज़्यादा धुंधलापन का शिकार होता है ये बंदा, सोमेटाइज पेशेंट। और बिजारी सिम्टम, और इसको जो है ना बिजारी या अनयूजुअल या अनफेमिलियर सिम्टम भी इसको शो हो रहे हैं। रेजिस्टेंस टू साइकोलॉजिकल इंक्वायरी और एक्सप्लेनेशन। अब ये जो पेशेंट होते हैं सोमेटाइजर, तो ये पेशेंट को या डॉक्टर को या फिजिशियन को, नर्स को जो है ना ये डेटा देने में रेजिस्टेंस पेश करेगा। स्पेसिफिक कंप्लेंट सच इज डिजीनेस, फटीग और इंसोम्निया। ओके, फिजिशियन हार्ट सिंक रिस्पांस। अब ये जो है ना फिजिशियन को ऐसी रिस्पांस देते हैं, एंटिसिपेटेड फीलिंग ऑफ एंजाइटी, ड्रीड और डिस्प्रेस। ये क्या करते हैं, ये जो फिजिशियन होता है उसको ऐसी एंटिसिपेटेड रिस्पांस देते हैं जो फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी हो गया या फीलिंग ऑफ ड्रीड हो गया या डिस्पेयर हो गया, तो ये क्या होता है, ये इसको हार्ट सैंक रिस्पांस कहते हैं कि जो फिजिशियन को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम जो है ना एक्यूट सोमेटाइजेशन, क्रॉनिक सोमेटाइजेशन, फिर क्रॉनिक सोमेटाइजेशन की मल्टीपल फॉर्म्स, और फिर जो है ना हम मेरिंगरिंग और फिक्टिशियस सिंड्रोम भी हम पढ़ेंगे। और ये लेक्चर जो है ना हम प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 और DSM-4, क्योंकि जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो दोनों में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस है। ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।